हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है टारगेट विद चंद्रा में। और मैं चंद्रभान आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आधुनिक भारत के इतिहास की बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आज हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय। हमने बंगाल के गवर्नर पढ़े, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल पढ़े, उसके बाद हमने भारत के गवर्नर जनरल पढ़े और आज हम लोग बात करेंगे भारत के वायसराय की। भारत के वायसराय की दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट 1 में, फिर बात करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि एक साथ दोनों को एक साथ पढ़ाना संभव नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इस वजह से। और मेरे पढ़ाने का मतलब इस तरीके का रहता है कि संक्षेप में भी हो, कम मैटर हो और साथ साथ में आपको जानकारियाँ ज़्यादा हों। कोशिश ये रहती है और कुछ छूटने ना पाए, ये मेरा संभव प्रयास रहता है। हमेशा मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके की। हालांकि अन्य वीडियो आप अन्य चैनलों में देखेंगे तो हो सकता है आपको शॉर्ट ट्रिक बताई गई हो और तरह तरीके से आपको शॉर्टकट में बताया गया होगा, लेकिन शॉर्टकट होता क्या है, ट्रिक क्या होती है। ट्रिक में कभी भी आपको डिटेल से जानकारी नहीं मिल सकती है। अगर आपको वास्तव में अच्छे से पढ़ाई करना है तो आपको विधिवत डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा, समग्र अध्ययन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हम बात करते हैं वो भी बहुत कम समय में, जो लोग इतनी बातें नहीं बताते हैं, इतनी सारी चीज़ें नहीं बताते, उनके वीडियो देखिए और मेरा वीडियो देखिए। एक बार आप भारत के वायसराय डाल करके यूट्यूब पर सर्च करिए, किसी का वीडियो दूसरे का वीडियो देखिए, इसके बाद मेरा टारगेट विद चंद्रा सर्च करके मेरा वीडियो देखिए, भारत के वायसराय या भारत के गवर्नर जनरल। आपको उस चैनल की अपेक्षा आपको कुछ अलग जानकारी और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हालांकि समय की बात है, समय लगभग उतना ही होगा जितना वो लोग लेते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट माध्यम नहीं होता है। जितना संभव हो आप ज़्यादा जानकारी अच्छे से लें, डिटेल से पढ़ें, वो आपके ज्ञान के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और उसके लिए आप किसी भी परीक्षा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रिटिश शासन जब तक रहता है तब तक कि गवर्नर जनरल और वायसराय का शासन रहता है हमारे देश में, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता। तो जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं पूरे आधुनिक भारत के इतिहास की, वो सभी के सभी इन्हीं गवर्नर जनरल और वायसराय के समय में ही होती हैं। इस वजह से ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो लगभग इन सब्जेक्ट को, इन टॉपिक को पढ़ने पर सारे की सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती हैं। इस वजह से इन वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारत के वायसराय की बात करें तो उसके पहले हम लोगों ने बात की थी भारत के गवर्नर जनरल की। भारत का अंतिम जो गवर्नर जनरल रहता है वो रहता है लॉर्ड कैनिंग। मैंने उस वीडियो पे नहीं बताया था, लेकिन इस वीडियो पे आपको बता रहा हूं क्योंकि ये बाद में आपका भारत का पहला वायसराय भी बनता है। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत प्रावधान क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। एग्जाम में महत्वपूर्ण हो जाता है ये प्रश्न कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद वायसराय कर दिया गया। तो 1858 के अधिनियम के तहत। दोस्तों आपको 1857 की क्रांति याद होगी और ये लॉर्ड कैनिंग के समय में ही ये विद्रोह होता है। उस समय एग्जाम में कई बार पूछता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जब पूछेगा तो आपका लॉर्ड कैनिंग। और जब ये 1857 का विद्रोह हो जाता है तो भले वो आपका 1857 का विद्रोह असफल रहता है, लेकिन फिर भी कुछ सकारात्मक परिणाम जो है वो भारत की तरफ आते हैं। जैसे कि उसमें से एक परिणाम ये रहता है कि जो गवर्नर जनरल का पद था वो अब वायसराय बना दिया जाता है। अर्थात वायसराय का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश क्राउन के तहत, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ये काम करते थे, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो अधिकार हैं सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो ब्रिटिश ताज अर्थात ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटेन के जो सम्राट और साम्राज्ञी हैं उनके अधीन हो जाता है। तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, कौन? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय भी रहता है। और वायसराय का मतलब होता है कि ये वो लोग हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन काम नहीं करते हैं, बल्कि ब्रिटेन के सम्राट और साम्राज्ञी के अधीन काम करते हैं, जिनको हम वायसराय की संज्ञा देते हैं। तो इसके समय की महत्वपूर्ण घटना वही है, ये प्रथम वायसराय था और 1857 का विद्रोह भी इसी के समय में होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महालेखा परीक्षक पद का सृजन किस वायसराय के समय में हुआ था। तो महालेखा परीक्षक, देखिए समय 1856 से 1862 है, इस चीज़ को भी आप याद रखिए। तो अब महालेखा परीक्षक की बात करें तो इस पद का सृजन जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात
जब संविधान हमारा लिखा जा रहा था तो संविधान विशेषज्ञों ने ये व्यवस्था की थी कि ये जो महालेखा परीक्षक है इसको महालेखा नियंत्रक परीक्षक बोल दिया गया। महालेखा नियंत्रक परीक्षक 148 एक से लेकर के 151 तक संविधान के भाग 5 में व्यवस्था की गई है इसकी। और राष्ट्रपति के द्वारा महालेखा परीक्षा नियंत्रक, जिसको हम कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बोलते हैं, कैग बोलते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है और कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो महालेखा परीक्षक नियंत्रण के नाम से बाद में आता है सामने, लेकिन इस तरीके का पहला पद जो लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया, महालेखा परीक्षक कहा गया था उस समय इसको। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक नीति चलाई गई थी, हड़प नीति, विलय नीति या व्यपगत सिद्धांत। तो व्यपगत सिद्धांत या गोद निषेध नियम जो है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना कि 1860 ईस्वी में मैकाले द्वारा निरूपित आईपीसी, देखिए 1834 में क्या होता है कि जब लॉर्ड मैकाले आया तो लॉर्ड मैकाले ने आईपीसी और सीआरपीसी बनाया। तो आईपीसी बनाया था 1834 में, लेकिन ये पारित होता है 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में, और ये लागू होता है 1 जनवरी 1862 ईस्वी में। तो 1 जनवरी 1862 ईस्वी में आपका आईपीसी पारित होता है, और ये पारित कब होता है 1860 में, और लागू कब होता है आपका 1862 में। तो ये याद रखना, लागू 1 जनवरी 1862 में, पारित 1860 में, और किसके द्वारा बनाया गया था, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया था आईपीसी। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो आइए दोस्तों हम भारतीय दंड संहिता के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात यहां पर करेंगे। देखिए, इंडियन पेनल कोड जो है वो पूरे विश्व का और हमारे भारत का सबसे बड़ा दांडिक विधान है, सबसे बड़ा दांडिक प्रावधान किया गया है। आईपीसी में कुल मिलाकर के 511 धाराएं हैं और 23 अध्याय हैं, 511 अध्याय और 23 धाराएं हैं। तो आईपीसी का जो लागू किया गया 1862 ईस्वी में किया गया। आईपीसी का उद्देश्य है कि पूरे भारत में एक तरीके का कानून लागू हो, ऐसा नहीं कि किसी क्षेत्र पर दूसरे तरीके का एक अपराध के लिए दूसरी सजा हो और दूसरे क्षेत्र में एक अपराध के लिए दूसरी सजा हो, ऐसा प्रावधान तो संविधान भी नहीं देता है। तो ये जो धाराएं हैं 511 धाराएं, इन्हीं के तहत बहुत सारी धाराएं आती हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं 302 है, 379 है, 380 है। तो इस जितनी भी ये सारी धाराएं हैं वो सभी आपकी इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा एक और होता है 1861 में ये पारित होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी। सीआरपीसी कोड ऑफ, इसका फुल फॉर्म होता है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इसको बोलते हैं हिंदी में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब होता है दंड संहिता प्रक्रिया, दंड संहिता प्रक्रिया, जबकि ये होता है भारतीय दंड संहिता। दोनों में क्या अंतर है इसकी बात करते हैं। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है। आईपीसी का फुल फॉर्म इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी का फुल फॉर्म है क्या, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। देखिए, जो आपका आईपीसी है, आईपीसी को हम उर्दू में क्या बोलते हैं, ताजे-राते हिंद। आपने फिल्मों में देखा होगा कि जज जब बोलता है तो बोलता है कि ताजे-राते हिंद दफ़ा 302 के तहत आपको फांसी की सज़ा दी जाती है या मृत्यु की सज़ा, मृत्यु दंड की सज़ा दी जाती है। तो ताजे-राते हिंद जो है वो उर्दू भाषा में किसको कहा जाता है, भारतीय दंड संहिता को ही कहा जाता है उर्दू भाषा में। दोस्तों, आईपीसी और सीआरपीसी, आईपीसी जो है वो आपका क्या है, मौलिक विधि इसको कहते हैं, सीआरपीसी को हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। वो मौलिक विधि है, सीआरपीसी आपकी प्रक्रिया विधि है। देखिए, मौलिक विधि को फिर एक और नाम से जाना जाता है दीवानी प्रक्रिया, ठीक। और इसके बाद सीआरपीसी को हम फौजदारी प्रक्रिया के नाम से उर्दू भाषा में जानते हैं, दीवानी और फौजदारी। आईपीसी क्या होता है इसकी अगर बात करें तो आईपीसी दोस्तों जो आपके अपराध हैं उस अपराध के लिए किस प्रकार के दंड का प्रावधान है उसको परिभाषित करने का काम करता है। जैसे कि आपने किसी की हत्या कर दी तो धारा 302 के तहत आपको फांसी की सजा दी जाएगी, ठीक। तो ये तो बताता कौन है, आपका आईपीसी। लेकिन अब उस फांसी की सजा के तहत प्रक्रिया क्या होगी,
अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा, कितने घंटे रखा जाएगा, जमानत की क्या प्रक्रिया होगी, पुलिस की क्या प्रक्रिया होगी, जांच की क्या प्रक्रिया होगी, साक्ष्य की क्या प्रक्रिया होगी। तो ये जितनी भी सारी प्रोसीजर होती है, जितनी भी सारी विधियां होती हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो आपके सीआरपीसी के अंतर्गत आती हैं। जबकि आईपीसी सीधा बताता है कि इस काम के लिए ये दंड है, लेकिन उस दंड के लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है, वो आपका सीआरपीसी बताता है। जैसे अगर उदाहरण एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर समझें तो जैसे अगर किसी एक जगह पर एक व्यक्ति को 5 लोग क्या करते हैं कि उसका सामान चोरी कर लेते हैं, मतलब सामान छीन लेते हैं उसका रास्ते में, 5 लोग मिलकर के एक व्यक्ति का, ठीक, इसको क्या बोला जाएगा, चोरी बोला जाएगा कि डकैती बोला जाएगा। दूसरी बात, एक बैंक में 2 लोग जाते हैं और क्या करते हैं कि जितना भी ताला तोड़ करके पैसा होता है वो सारा छीन के ले आते हैं। तो बताइए उसको चोरी कहा जाएगा कि डकैती कहा जाएगा, बताइए इन दोनों में। तो दोस्तों इंडियन पेनल कोड के तहत जो आपका 2 लोग बैंक में इस तरह के काम करते हैं कि पैसा ले आते हैं, वो आपका डकैती नहीं बल्कि चोरी कहा जाएगा। लेकिन जब क्या होगा कि एक व्यक्ति को 5 लोग आकर के धमका के सामान छीन लेते हैं तो उसको चोरी नहीं डकैती कहा जाएगा। तो इंडियन पेनल कोड के तहत किस अपराध को क्या कहा जाएगा, क्या परिभाषा उसकी है, वो आपका इंडियन पेनल कोड बताता है। तो इंडियन पेनल कोड कहता है कि 5 व्यक्ति अगर कहीं पर चोरी करते हैं तो चोरी नहीं डकैती के अंतर्गत आएगा, लेकिन 5 से कम व्यक्ति कोई अगर वारदात करते हैं तो वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, चोरी के अंतर्गत आएगा। तो इस तरीके की परिभाषा जो है अपराध की वो आईपीसी के अंतर्गत आती है। लेकिन इस अपराध के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, पुलिस के पास किस तरीके से लिखाया जाएगा, अपराध लिखाया जाएगा, तो ये सारी चीजें, कैसे उसको जमानत की प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट की प्रक्रिया क्या होगी, तो प्रक्रिया सारी की सारी जो है वो आपकी सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। जबकि किसी अपराध के दंड का प्रावधान क्या होगा, वो आईपीसी के अंतर्गत आता है। दोस्तों किसी अपराध के लिए 2 प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया तो पीड़ित के लिए होती है और एक प्रक्रिया उस अपराधी के लिए होती है। तो दोनों के लिए अलग अलग नियम होते हैं। तो वो आईपीसी हो गया और ये आपका सीआरपीसी हो गया। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, लेकिन अलग से वीडियो इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल से यहाँ पर समझ में चीज़ें आएंगी। इसके बाद बात करते हैं 1861 ईस्वी में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनता है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम बनता है जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 1861 ईस्वी में। फिर बाद में बंगाल में नील विद्रोह होता है 1859 से 1860 ईस्वी में। बंगाल विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह क्यों होता है दोस्तों? नील विद्रोह जो है वो नील की खेती के लिए होता है। जबरदस्ती बंगाल के किसानों से कहा जाता था कि आपको इतने हिस्से में, आपने तिनकठिया पद्धति का नाम सुना होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। तिनकठिया पद्धति का मतलब है कि बंगाल और बिहार में 1 बीघे में 20 कट्ठे होते हैं, तो 20 कट्ठे के 3 कट्ठे में क्या था कि नील की खेती करना अनिवार्य था, इसलिए उसको तिनकठिया बोला गया। और नील की खेती जबरन करवाई जाती थी, जिसके लिए किसानों ने विद्रोह कर दिया, जिसको नील विद्रोह, बंगाल में नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सन्यासी विद्रोह भी आपने नाम सुना होगा, 1863 से आपका 1700 तक चलता है। 1763 से 1800, उल्टा बोल गया, 1763 से 1800 ईस्वी तक सन्यासी विद्रोह, वो भी आपका नील की खेती के लिए ही विद्रोह हुआ था। तो बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 ईस्वी में होता है, 1857 की क्रांति के बाद में। इसके बाद लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो सबसे पहले अगर पूछ ले किस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत में, तो आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। आपने पढ़ा होगा वुड का डिस्पैच में इस तरीके की सुझाव या सिफारिशें की गई थी, जिसके तहत 1857 ईस्वी में क्या किया जाता है, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। अगर सबसे पहला पूछे तो आपको कलकत्ता बताना है। अगली बात करते हैं, अगला आपका भारत का वायसराय आता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, 1862 से 63 ईस्वी तक। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है वहाबी आंदोलन। 1820 ईस्वी से 1873 ईस्वी तक चलता है। कौन? वहाबी आंदोलन। ये वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र था बिहार और बंगाल। ये वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र था बिहार और बंगाल। इसके बाद में इसके समय की ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना और कोई नहीं है। फिर है आपका सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 1869 ईस्वी तक।
इसका समय रहता है। इसके ये देखिए 1857 के पूर्व में जब एक विद्रोह हुआ था उसके पहले पंजाब का गवर्नर था, ये पहले पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और इसका महत्वपूर्ण काम क्या है कि दिल्ली पर जब क्रांतिकारियों ने कब्जा कर रखा था तो इसने क्या किया था, दिल्ली पर दोबारा अधिकार किया था। इस वजह से इसको भारत रक्षक की उपाधि भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई। अंग्रेजों के द्वारा भारत रक्षक की उपाधि भी किसको दी गई थी, सर जॉन लॉरेंस को। इसी के समय में उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ता है 1866 ईस्वी में, और इसने अकाल आयोग का गठन भी किया था। भारत व यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ 1865 में बनाई गई। देखिए लॉर्ड डलहौजी के समय में आपने देखा था कि कोलकाता और से कोलकाता में टेलीग्राफ की मतलब शुरुआत की गई थी, लेकिन भारत में और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ की प्रथम जो शुरुआत है वो आपके सर जॉन लॉरेंस के बीच में सर जॉन लॉरेंस के समय में की जाती है। तो ये महत्वपूर्ण घटना है, कब, 1865 ईस्वी में। अगला जो आता है आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में होती है। इसके समय की और अन्य बातों की बात करेंगे तो कृषि व वाणिज्य विभाग सांख्यिकीय आयोग का गठन भी इसी के समय में होता है। कृषि विभाग व वाणिज्य विभाग का गठन भी 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में होता है। इसी के समय में इलाहाबाद में स्थित मेयो सेंट्रल कॉलेज की स्थापना भी की जाती है। 1872 में होता क्या है कि एक अफगानी व्यक्ति शेर अली ने अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी थी, चाकू मार करके हत्या कर दी थी। किसकी, लॉर्ड मेयो की। 1872 ईस्वी में अंग्रेजों के समय की प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना मेयो के शासनकाल में होती है, कब, 1872 ईस्वी में। अगला जो वायसराय है भारत का लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 1876 ईस्वी तक ये वायसराय रहता है भारत का। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करेंगे तो 1875 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनको हम एडवर्ड सप्तम कहते हैं, उनका भारत भ्रमण होता है। किसका, प्रिंस ऑफ वेल्स या एडवर्ड सप्तम का। इसी के समय में 1874 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अकाल पड़ता है। तो अकाल बंगाल और बिहार में किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में पड़ता है। इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है 1875 ईस्वी में अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में किया गया था। लॉर्ड लिटन की बात करेंगे, अगला वायसराय है 1876 से 1880 ईस्वी तक ये रहता है। ये प्रसिद्ध उपन्यासकार, साहित्यकार, कविताकार था, लेखक भी था, तो काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति था ये। और इसने जितने भी कविताएं लिखी, जितना भी साहित्य का काम किया है वो ओवेन मेरीडिथ, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है, ओवेन मेरीडिथ के नाम से ये कविताएं लिखा करता था, ओवेन मेरीडिथ के नाम से। और दोस्तों आपने एडविन लुटियन का नाम सुना होगा, जो दिल्ली का वास्तुकार था, जिसने दिल्ली कोर्ट का डिजाइन बनाया था। वो एडविन लुटियंस इस लॉर्ड लिटन का दामाद था। तो दिल्ली का वास्तुकार जिसने दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया, दिल्ली की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किया, ये एडविन लुटियंस लिटन का दामाद था। इसी के समय में 1877 ईस्वी में प्रथम दिल्ली दरबार होता है। प्रथम दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि भी लॉर्ड लिटन के द्वारा दी जाती है। महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि 1877 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित होता है। 1878 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, देखिए इसका मतलब है कि समाचार पत्रों पर क्या किया जाता है कि प्रतिबंध लगाया जाता है। जैसे अमृत बाजार पत्रिका, इसके अलावा आपका युगांतर पत्रिका, तो इस तरह सोम प्रकाश है, तो इस तरीके की बहुत ही आपकी राष्ट्र प्रेमी जो पत्रिकाएं थी, जो कि लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाती थी, इन सभी को दबा दिया गया। इनसे कहा गया कि ये मतलब अगर इन पत्रिकाओं के प्रकाशन से ये अगर दंगा फसाद होता है तो फिर ये पत्रिकाएं बंद होनी चाहिए, और सभी के सभी कार्यालयों पर ताला डाल दिया गया, इनको बंद कर दिया गया। तो अमृत बाजार पत्रिका ने भी अपना दैनिक समाचार पत्र के नाम से नाम बदल करके काम किया। तो इस प्रतिबंध लगाया जाता है समाचार पत्रों में, इसी को बोलते हैं वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इसके बाद इसी के समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब व मध्य भारत में अकाल पड़ता है और लगभग 50 लाख लोगों की डेथ होती है सिर्फ भूख प्यास की वजह से। फिर अगला आता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी तक रहता है। इसने क्या किया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट
1882 ईस्वी में रद्द कर दिया, जो कि आपका किसने लगाया था, आपके लॉर्ड लिटन ने जो लगाया था उसको ये रद्द कर देता है। दोस्तों लॉर्ड रिपन ने भी भारत के लिए बहुत अच्छा काम किया है, तो इसने भी क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में रद्द कर दिया। और इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत जो है वो आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 ईस्वी में की गई। और इसको 3 भागों में बांटा गया, स्थानीय स्वशासन को 3 भागों में बांटा गया, तालुका बोर्ड, म्यूनिसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड। आप जब बलवंत राय मेहता की पंचायती राज व्यवस्था की जब बात करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की बात होती है, तो ये तो बहुत बात की बात है। उसके पहले स्थानीय स्वशासन जब लॉर्ड रिपन के समय में आता है तो ग्रामीण क्षेत्र में तालुका बोर्ड की स्थापना की गई थी, नगर पालिका क्षेत्र में आपको म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना की गई थी और जिले स्तर पर आपका जिला बोर्ड का गठन किया गया था आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा। और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय में होती है, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत होती है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद फिर जनगणना आज तक चली आ रही है। हमारी जो अंतिम जनगणना थी वो 2011 की जनगणना थी और अभी 2021 की जनगणना का काम चल रहा है। तो दोस्तों कुछ जनगणना के बारे में बात कर लेते हैं। के चंद्रमौली जो थे जनगणना आयुक्त थे 2011 की, हम 2011 जनगणना की बात करते हैं। 2011 की जनगणना जो है वो 15वीं जनगणना मानी जाएगी अगर हम 1872 से जोड़ेंगे तो, लेकिन अगर नियमित जनगणना के हिसाब से जोड़ेंगे 1881 से तो ये फिर आपकी 14वीं जनगणना होगी। लेकिन स्वतंत्र भारत की जनगणना की बात करेंगे 2011 की जनगणना तो ये आपकी 7वीं जनगणना होगी। अर्थात 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना और ओवरऑल बात करेंगे तो 15वीं जनगणना है और वर्तमान में जो 2021 में होगी वो आपकी 16वीं जनगणना होगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन सकते हैं। इसी के समय में हंटर आयोग का गठन किया जाता है 1882 ईस्वी में। देखिए दोस्तों इसने कहा था कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। किसने कहा? लॉर्ड रिपन ने, कि मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, मेरे शब्दों से नहीं। मैं शब्दों में कुछ भी आपको बोल जाऊंगा गलत सलत, लेकिन मैंने काम जो किया है वो अच्छा काम किया भारत के लिए। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, 1884 ईस्वी से 1888 ईस्वी तक के शासन करता है और इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 से 1886 ईस्वी से। इसी के समय में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है 1850 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा और प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? W.C. बनर्जी। W.C. बनर्जी जो हैं वो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि सचिव या संस्थापक की बात करेंगे तो एलियन ऑक्टेवियन ह्यूम, शॉर्टकट में A.O. ह्यूम बोलते हैं, वो इसके संस्थापक थे और सचिव थे। और प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी या W.C. बनर्जी। दोस्तों कांग्रेस से संबंधित कुछ बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस अधिवेशन में 3 बार अध्यक्ष के पद पर रहे, तो सबसे ज्यादा बार इन्होंने अध्यक्षता की है। और प्रथम महिला की बात करेंगे तो एनी बेसेंट जो हैं वो एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष भी थी। बाद में अगर हम बात करेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू रहती हैं, ये आपको पता है। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी, ये आपको याद होना चाहिए। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश या विदेशी आपके अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न आपके इससे पूछे जाते हैं, तो हम कांग्रेस जो बनती है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे आपका। फिर 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके समय में होती है? लॉर्ड डफरिन के समय में होती है। इसके बाद अगला भारत का वायसराय आता है लॉर्ड लैंसडाउन, 1888 से 1894 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय रहता है। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित होता है और इसने व्यवस्था क्या की थी कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन काम से ज्यादा के लिए प्रतिबंधित कर दिया था कि 11 घंटा से ज्यादा काम एक दिन में आप नहीं ले सकते हैं। दोस्तों 11 घंटा भी बहुत ज्यादा था, तो
उससे, इसका मतलब उससे ज़्यादा महिलाएं काम करती थी। तो ये प्रतिबंधित करता है कि 11 दिन से ज़्यादा का काम नहीं लेना चाहिए महिलाओं से, और इसने सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की व्यवस्था भी की। और इसी के समय महत्वपूर्ण घटना है कि बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव शुरुआत की, जिसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। तो गणपति महोत्सव जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की जाती है। इसके बाद अगला आता है इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना, अर्थात लॉर्ड लैंसडाउन के समय की, मार्टिमर डूरंड आयोग द्वारा 1893 ईस्वी में डूरंड रेखा का निर्धारण किया जाता है। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के मध्य में जो विभाजन रेखा है, जो सीमा रेखा है, उसको डूरंड रेखा नाम बोला जाता था। हालांकि जब हमारे देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो फिर क्या है, ये मुख्य रूप से ये जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। डूरंड रेखा का आज भी कुछ थोड़ा सा भाग है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, बहुत ही कम, सबसे कम। तो डूरंड रेखा मुख्य रूप से अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। लेकिन जिस समय हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, जब मार्टिमर डूरंड आयोग बना था, उस समय हमारे भारत को यह रेखा अफगानिस्तान से अलग करती थी, जिसको हम डूरंड रेखा नाम देते हैं। तो मार्टिमर डूरंड जिन्होंने रेखा का निर्धारण किया था, उन्हीं के नाम पर इस रेखा का नाम डूरंड रेखा पड़ा है। दोस्तों, मैंने भारत का भूगोल बताया हुआ, उसमें मैंने मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, एलओसी, एलएसी, सारी की सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हुई, आप देख सकते हो। इसके बाद अगला आता है आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय दोस्तों लॉर्ड एल्गिन प्रथम का पुत्र था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम का पुत्र था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1894 ईस्वी से 1899 ईस्वी तक ये भारत का वायसराय रहता है। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो वंदे मातरम शब्द का प्रयोग है, वो सबसे पहले, देखिए ये वंदे मातरम शब्द आनंद मठ से आया है, और किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना है आनंद मठ, उससे आया है। लेकिन पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम शब्द का इस्तेमाल 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था, और उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इसके बाद 1896 ईस्वी में बंबई में प्लेग फैला था, किसके समय में, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में। इसी के समय में महाराष्ट्र में, देखिए दोस्तों, जो क्रांतिकारी आंदोलनों की शुरुआत होती है वो महाराष्ट्र से सर्वप्रथम होती है। वैसे मुख्य केंद्र बंगाल रहता है, लेकिन शुरुआत महाराष्ट्र से होती है। और आपने चापेकर बंधुओं का नाम सुना होगा। इन चापेकर बंधुओं ने रैंड व आयरस्ट की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनको फांसी हो जाती है। ये दोस्तों वही लोग हैं जिन्होंने व्यायाम मंडल बनाया था, और इस व्यायाम मंडल का उद्देश्य था कि अंग्रेजों को किसी भी तरीके से मारना भगाना। तो उस व्यायाम मंडल में इसके कई सारे मित्र रहते हैं, और ऐसे लोगों को शामिल किया जाता है जो देश के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकते थे। तो चापेकर बंधुओं ने क्या किया था कि व्यायाम मंडल का गठन किया था, और इन्होंने रैंड व अरेस्ट की हत्या कर दी थी, जिसकी वजह से इनको फांसी की सजा भी दी जाती है। तो यह घटना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में होती है। इसी के समय की महत्वपूर्ण घटना है मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में। इसको मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है दोस्तों। बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। बिरसा मुंडा ये नागपुर का जो क्षेत्र है, नागपुर का पठारी क्षेत्र है, और नागपुर मतलब ये नागपुर नहीं महाराष्ट्र वाला, जो आपका झारखंड वाला एरिया है, वहां की हम बात करते हैं। तो नागपुर का पठार की बात करते हैं, तो वहां मुंडा विद्रोह होता है दोस्तों, और बिरसा मुंडा इसके नेतृत्व करता थे। 1899 ईस्वी में यह विद्रोह होता है। बेल्लूर मठ की स्थापना कलकत्ता में 1897 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में की जाती है, और किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी, और जब वो विदेश से लौट करके आते हैं तो बेल्लूर मठ की स्थापना कलकत्ता में करते हैं दोस्तों। तो ये रामकृष्ण मिशन के द्वारा किया जाता है, या हम कह सकते हैं स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेल्लूर मठ की स्थापना कलकत्ता में की जाती है। इसी समय तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में शुरुआत की गई। 1893 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बनाया की शुरुआत की जाती है, और इन्हीं के द्वारा 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव, मतलब छत्रपति शिवाजी के लिए इन्होंने शिवाजी उत्सव की शुरुआत की 1895 ईस्वी में। और इसका एक कथन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का, तो जिस तरीके से भारत को तलवार के दम पर विजित किया गया था, तो तलवार के दम पर ही भारत की रक्षा भी की जाएगी। यह दोस्तों किसका कथन है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है। इसके बाद अगला वायसराय आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों भारत का अलोकप्रिय वायसराय है। इसको बहुत लोग गाली देते थे, बहुत ही दुष्ट टाइप का ये था। इसकी सबसे गलत काम इसने किया था बंगाल विभाजन। पूर्वी बंगाल के रूप में और आपका पश्चिमी बंगाल के रूप में दो तरीके से विभाजन कर देता है। मैंने बंगाल विभाजन को भी पढ़ाया हुआ है।
तो 1903 ईस्वी में इसने सीआईडी का गठन किया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ये इसका फुल फॉर्म है सीआईडी का। इसको हम अन्वेषण विभाग भी कहते हैं क्रिमिनल आपराधिक अन्वेषण विभाग। तो सीआईडी का गठन भी 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। 1903 ईस्वी में द्वितीय दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार हुए हैं दोस्तों। पहला आपको बता चुके हम, जब महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा दिल्ली दरबार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, जहां पर आपके एडवर्ड सप्तम जो था और एलेक्जेंड्रा, महारानी एलेक्जेंड्रा और राजकुमार एडवर्ड सप्तम को सम्राट और साम्राज्ञी घोषित किया जाता है द्वितीय दिल्ली दरबार में। कब? 1903 ईस्वी में। अगला इसका महत्वपूर्ण काम है रेलवे बोर्ड का गठन 1905 ईस्वी में। किसके द्वारा किया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत में रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? ये आपको कमेंट्स बॉक्स में आंसर इसका देना है। इसको हम बता चुके हैं। अगला जो आपका वायसराय आता है दोस्तों, इसी के समय की आपको महत्वपूर्ण घटना है बंगाल विभाजन। अब बंगाल विभाजन की बात कर लेते हैं पहले। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया और सांप्रदायिक आधार पर किया गया। इसे क्यों किया इसने बंगाल विभाजन? ये इसलिए किया, इसने हिंदू और मुस्लिमों को अलग अलग बांटने की कोशिश की। चूंकि प्रमुख क्रांतिकारी आंदोलनों का क्षेत्र जो है वो आपका बंगाल हुआ करता था, और इस बंगाल में आपका बिहार है और आपका बांग्लादेश है, असम है, ये सारे के सारे बंगाल के एरिया में आते थे। इसने सोचा कि क्यों इसके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो जब ये टुकड़े में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, ये एकता इनकी कमजोर होगी और हमारा विरोध सही से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इसने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था, जो कि ब्रिटिश इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और भयानक घटना थी, और इसीलिए यह भारत का सबसे अलोकप्रिय वायसराय के नाम से इसको जाना जाता है। तो बंगाल विभाजन एक अलग टॉपिक है जिसको हम अलग से आपको बताएंगे। इसी के समय में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक सर जॉन मार्शल को निर्धारित किया जाता है, और आपको पता है कि 1921 में आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज है दयाराम साहनी और अखालदास बनर्जी के द्वारा, वो किसके समय में की जाती है? आपके किसके समय में? यही आपका सर जॉन मार्शल जो कि महानिदेशक रहते हैं। वैसे 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना होती है लॉर्ड कनिंघम के द्वारा। तो कनिंघम पहले आपके महानिदेशक रहते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग के। इसके बाद इसके समय में जॉन मार्शल को बनाया जाता है। इसके बाद अगला आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। देखिए लॉर्ड मिंटो प्रथम को हम पढ़ चुके हैं। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय है 1905 ईस्वी से 1910 ईस्वी तक। इसने क्या किया कि इसके समय में 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन होता है। तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किसके समय में होता है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। इसी के समय में दोस्तों 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और इस कांग्रेस अधिवेशन में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उस लक्ष्य का नाम था स्वराज। तो स्वराज लक्ष्य निर्धारित किया गया था 1906 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। इसी के समय में दोस्तों 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में होता क्या है कि कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल। और आपको पता है कि 1916 ईस्वी का जो लखनऊ समझौता है, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन होता है, इनमें क्या होता है कि नरम दल और गरम दल दोनों एक होते हैं। तो वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन 1907 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में होता क्या है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 2 टुकड़ों में, नरम दल और गरम दल। 1909 ईस्वी में मिंटे मार्ले सुधार अधिनियम के तहत सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। मतलब इसने क्या किया कि पूरी तरीके से सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश की, मुसलमानों को हिंदुओं से कि एक साथ न रह पाए, एकदम अलग करने की कोशिश की इसने। तो इसने क्या किया कि 1909 ईस्वी में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात कही या व्यवस्था की। इसके बाद 1908 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में इसी के समय में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल में कैद कर दिया जाता है। 1907 ईस्वी में दोस्तों एनी बेसेंट जो है वो थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनती हैं। इसके पहले कर्नल अलकाट थे, उनकी डेथ हो जाने इसके बाद की जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों 1907 ईस्वी में थियोसोफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया जाता है। चूंकि इसके 2 अध्यक्ष रहते हैं कर्नल अलकाट, उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इनको थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। दोस्तों एनी बेसेंट की बात करें, ब्रिटिश महिला थी, और इनके बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष वो भी आपकी एनी बेसेंट ही रहती हैं। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
इनको गवर्नर जनरल या वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी नियुक्त किया गया था। हालांकि बाद में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इन्होंने इससे त्याग पत्र दे दिया था। तो दोस्तों, भारत के वायसराय से संबंधित जो ये वीडियो था, ये कैसा लगा आपको, इसके लिए आप कमेंट्स करके प्रतिक्रिया करें। अगर कोई चीज आपको लगी हो कि यहाँ पर मैं गलत बोल गया हूं या आपको कोई चीज एक्स्ट्रा आ रही है, तो आप कमेंट्स कर करके बता सकते हो। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबा देने से क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। तो बेल आइकन को भी दबा दें और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये पहुंच पाए, और साथ में लाइक करें तो उससे हमारा मनोबल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।